मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी जुड़ गए हैं। रोहित, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग किन कारणों से लगी है। रोहित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही, वापस कोशिश करेंगे रोहित से जुड़ने की। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग के आर्मी कैंटीन की हैं, जहां आग लग गई, जिसके बाद पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया और जो आग का धुआं है वो चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग का ये घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। जैकलाई आर्मी कैंटीन का ही मामला है, जहां ये आग लगी है। इसके बाद मौके पर पुलिस बल और फायर सर्विस की टीम पहुंची। 10 जैकलाई आर्मी कैंटीन का ये घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। वापस हमारे साथ रोहित डिमरी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं रुद्रप्रयाग से। रोहित, आग किन वजहों से लगी, क्या अब तक स्पष्ट हो पाया है और कितना नुकसान बताया जा रहा है जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं? जैसे कह सकते हैं कि जो आर्मी कैंटीन में आग लगने के बाद काफी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरे आसमान में काला धुआं यहाँ पे छाया रहा है। काफी दिक्कतें कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर हुई है, क्योंकि जो धुआं है, काला धुआं है, काफी ज्यादा क्षेत्र में चारों ओर फैल गया। उसके बाद लोग यहाँ पहुंचे। तो अभी जो आपदा प्रबंधन अधिकारी है, उनकी सैन्य अधिकारी से बातचीत हुई है। उसमें क्या है, बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान यहाँ पे आर्मी को हुआ है, जबकि घटना शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण घटना अचानक से घटी है। उसके बाद कह सकते हैं कि दमकल और फायर सर्विस के अलावा जो डीडीआर टीम है, एसडीआरएफ टीम जो मौके पहुंचे आग बुझाने का प्रयास की। करीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास में लगा रहा है। जी, अभी स्थिति इस वक्त क्या है, ताजा अपडेट क्या है रोहित? जी, ताजा अपडेट की बात करेंगे तो अभी आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। जो सैन्य जो कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर जो सामान है देख रहे हैं कि कौन सा सामान खराब हो गया, कौन ज्यादा हो गया। फिलहाल जो सामान कह सकते हैं कि वो बाहर निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है। फिलहाल आग पे इस समय काबू पा लिया गया है। जी रोहित, कोई जनहानि तो नहीं हुई? जी, यहाँ पे जो सैन्य अधिकारी से बातचीत हुई है उसमें कोई भी जनहानि यहाँ पे नहीं बताई जा रही, जबकि जो सामान हुआ है करोड़ों का नुकसान यहाँ पे आदमी को हुआ है। जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपए के सामान के नुकसान की खबर आ रही। शुक्रिया रोहित जानकारी के लिए। तो रुद्रप्रयाग से आपको खबर बता रहे हैं, 10 जैकलाई आर्मी कैंटीन में भीषण आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और करोड़ों के सामान के नुकसान की बात सामने आ रही है। 10 जैकलाई आर्मी कैंटीन का ये मामला आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 100 दिनों का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार पहाड़ों में डॉक्टरों की तैनाती और सभी अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग राज्य में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की तरफ तेजी से काम कर रहा है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में काफी सुधार की आवश्यकता है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य में 350 डॉक्टर की नियुक्ति जल्द किए जाने की बात कही है। हमारे उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, हमारे गांव के छोटे हॉस्पिटल हैं, अब डॉक्टरों की कमी जो है 6 महीने में हर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर आ जाएंगे। और अभी लगभग 350 डॉक्टरों की नियुक्ति हम पहाड़ में करने वाले हैं। कोई भी अब हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव स्तर पे है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, आपको डॉक्टरों की कमी जो है अब ना के बराबर दिखेगी।
जी, आज माननीय मंत्री जी ने और हम लोगों ने सभी सीएमओस के साथ मीटिंग करी है। फोकस हमारा है सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बेहतर करने का अगले 2 महीने में। तो वहाँ पे जो गैप एनालिसिस है, किस तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, टेक्नीशियंस उपलब्ध नहीं हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके 3-4 दिन का समय दिया है। जैसे ही गैप एनालिसिस हो जाएगी, हम एनएचएम के माध्यम से लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि टेक्नीशियंस हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स पहुंचाए जा सकें, तो उसके लिए हम लोगों की प्रथम प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स का रखरखाव है, साफ सफाई है, दवाइयों का वितरण है, जो कहीं नहीं भी बहुत बार हो पाता है, क्योंकि सारी दवाइयां निःशुल्क मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सीएमओस को आदेश दिए हैं कि ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर्स उपलब्ध रह करके जो दवाइयां बताएं वो लोगों को हमारे मिल सके। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बदहाल स्थिति में हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में 350 एमबीबीएस डॉक्टर की जल्द नियुक्ति करने के बात कही है। राज्यवासियों को इन डॉक्टरों के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा और कब तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हो पाएगी, इसका जवाब केवल स्वास्थ्य विभाग ही जानता है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समरकूल कूलर्स। समरकूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार की देश के अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई कायाकल्प योजना को सभी राज्यों में लागू किया गया है, जिसके तहत केंद्र के बनाए गए नियमों के आधार पर अस्पतालों को रैंकिंग देने के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के तहत उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में कायाकल्प सम्मान समारोह 2022 आयोजित किया, जिसमें राज्य के 18 चिकित्सालयों को सम्मानित किया गया है। इन अस्पतालों में नैनीताल और रुद्रप्रयाग के जिला अस्पतालों को सबसे उत्तम जिला चिकित्सालय का पुरस्कार मिला है, जबकि रुड़की के उप जिला चिकित्सालय को सर्वश्रेष्ठ सीएचसी के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जो हमारे 18 हॉस्पिटलों को आज कायाकल्प के तहत उनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बधाई दे रहा हूं कि उन हॉस्पिटलों ने अपने अपने हॉस्पिटलों को स्वच्छता की दृष्टि से, वहाँ इनोवेटिव की दृष्टि से बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए वो आज उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार हम 5 सालों से देते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। और आज जिन जिन हॉस्पिटलों को हमने पुरस्कार दिए हैं, मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप प्रतिस्पर्धा में देश की रैंकिंग में कैसे आना है, इसके लिए भी आप गैप एनालिसिस करके और जो काम सरकार कर सकती है आप हमको बताइए। जो हॉस्पिटलों को करना है वो उनको करना पड़ेगा। एसडीएस रुड़की को तीसरी बार ये कायाकल्प अवार्ड माननीय मंत्री जी के हाथों में मिला है हमें, और इस वक्त इसके लिए हमें बहुत खुशी की हमारे लिए बात है और पूरे स्टाफ के लिए खुशी की बात है कि हम उन नॉर्म्स को अपने को पूरा कर पाए हैं। जो भारत सरकार ने कायाकल्प के नॉर्म्स बनाए हैं उसके अंदर हम लोग उसको पूरा कर पाए हैं और उससे जनता को अत्यधिक फायदा भी मिल रहा है।
कुछ कमियां देखो होती ही हैं, कुछ स्पेशलिस्ट की हमारे पास भी कमी है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के अंदर अगर आप मशीनों की इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा बहुत कुछ किया गया है। 2 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक लग गए हैं, आईसीयू चालू हो गया है, अभी डायलिसिस यूनिट भी चालू हो गई है। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प सम्मान समारोह 2021-22 के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे। राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ सभी जिलों के सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले अस्पतालों के अधीक्षकों को सम्मानित किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में वर्षों की परंपरा को दोबारा कायम करते हुए इस बार बाबा केदारनाथ के दर पर तेल कलश यात्रा पहुंचाई जाएगी। इस यात्रा को स्थानीय वाद्य यंत्रों और बाबा केदार की डोली के साथ केदार धाम में पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, बाबा केदार के केदारनाथ धाम गमन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ पंच पंडा समिति रुद्रपुर की ओर से पूर्व परंपरा तेल कलश यात्रा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत पूर्व परंपरानुसार ग्राम सांकरी में केदारनाथ धाम में अखंड ज्योति प्रज्वलित के लिए तेल कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस प्रक्रिया के तहत 2 मई को ये तेल कलश यात्रा गद्दी स्थल से विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी के लिए प्रस्थान कर बाबा केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा के साथ मिलेगी और फिर केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। भगवान श्री केदारनाथ आशुतोष अपने धाम के लिए गमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर गाड़ू घड़ा जो तेल अखंड ज्योति प्रज्वलित हेतु जाता है। ग्राम सभा सांकरी के द्वारा यहाँ पर 3 बूट गांवों के द्वारा यहाँ पर तेल भगवान भूकुंड भैरव जी के प्रांगण में लाया गया। आज भगवान का पूजन अर्चन किया जाएगा। तत्पश्चात कल सुबह भगवान श्री केदारनाथ जी की डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगी और यहाँ से गाड़ू घड़ा करीब 9 बजे गुप्त काशी मंदिर भगवान विश्वनाथ मंदिर के हेतु प्रस्थान करेगा। वहाँ से तत्पश्चात गौरीकुंड सोनप्रयाग गौरीकुंड होते हुए भगवान केदारनाथ में ये तेल कलश यात्रा पहुँचेगी। ये परंपराएं अति प्राचीन ग्राम सभा रुद्रपुर पंचपंडा के द्वारा संचालित होती थी और गाड़ो गलस जो है ये हमारी अति प्राचीन परंपरा है। इसको जो है पुनर्जीवित किया गया है। बीच में ब्रिटिश शासन आने के कारण और विकट स्थितियां उपस्थित होने के कारण यह परंपराएं छूट गई थी। आज पंचपंडा के द्वारा रुद्रपुर ग्राम सभा के द्वारा यह जो भव्य कलश यात्रा है वो पुनः जो है जीवित हुई है। जो तेल है वो भगवान केदारनाथ के अखंड ज्योति के लिए। लक्सर नगर में चौथे दिन भी गन्ने के वाहनों की वजह से कई बार जाम लगा। जाम खुलवा रहा चौकी का सिपाही सड़क पर खड़ी गन्ने से लदी एक ट्रॉली की
हवा निकालने लगा। इस पर किसान इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। बाद में समझाने पर किसान शांत हुए और सिपाही के कहे मुताबिक ट्रॉली को किनारे लगाया गया। चीनी मिल का पेराई सत्र का अंतिम चरण है। देहात के अधिकांश तौल केंद्र मिल बंद कर चुके हैं। जिन किसानों के पास गन्ना है वो इसे नगर में मिल के गेट कांटे पर ला रहे हैं। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तादाद अधिक होने से नगर में पुरकाजी हरिद्वार हाईवे पर 4 दिन से रोज जाम लग रहा है। आज भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाम लगा तो चौकी के सिपाही जाम खुलवाने पहुंच गए। इस दौरान सिपाही ने सड़क के बीच में बिना चालक के खड़ी गन्ने की ट्रॉली हटाकर सड़क के किनारे करने के लिए किसानों को आवाज लगाई। आरोप है कि कई बार आवाज लगाने के बाद भी किसान नहीं पहुंचा तो सिपाही उसकी ट्रॉली की हवा निकालने लगा। ट्रॉली इधर से आ रही है, यहाँ दीवानगी आ गए, एक दीवानगी रंजीत रोय ये आकर ट्रैक्टर की हवा काट रहा। हमने मना करी तो लुका रहा, तो मैं चौकियों बेचूंगा, जेल बेचूंगा। मतलब किसान 12-12 घंटे में मील मत निकल रहा, फिर वो चौकी में चला जाएगा। चल भाई सबको ले चल, हमने बात की। पेड़ की वजह से आ रहा है और 24 घंटे 18 घंटे से कम कोई किसान यहाँ से नहीं निकल रहा है। वजह यहाँ मील ने पर्ची ज़्यादा काट रखी और इस पर व्यवस्था है नहीं जो भीड़ को कम करने की। अभी पुलिस के साथ में झगड़ा हो रहा था, क्या मामला? वो ये था कि मैं ये कहता यहाँ से जो अपनी ट्राली हटाओ और नहीं हटाते तो मैं हवा निकाल देता। एक किसान को 2000 रुपये वहाँ बुग्गी भरवानी पड़ रही है। परेशानी उठानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। नैनीताल के जोलीकोट स्थित नर्सिंग कॉलेज में उस समय अफरा तफरी और हंगामा हो गया जब नर्सिंग कर रही छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जानकारी के मुताबिक नर्सिंग की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्राओं ने हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस को मौके पर बुलाया गया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्राओं के बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा रोजमर्रा के रूटीन में कुछ फेरबदल किए गए थे, जिसमें सुबह जल्दी उठने के साथ ही कॉलेज टाइम में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो छात्राओं को पसंद नहीं आ रहा है। पहला नर्सिंग कॉलेज है नहीं, ये नीति नहीं, उनके बेटरमेंट के लिए किया गया था कि सवेरे वो 9:30 बजे स्कूल जाते थे। हमने 10:30 कर दिया कि ये जिम और आउटिंग में बाहर घूमे, क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत कम था। हॉस्टल से क्लास, क्लास से हॉस्टल, डाइनिंग हॉल इतना ही था। तो अपनी फैसिलिटी करी कि सवेरे उठो, सब टीचर भी उठते थे, सब स्टाफ उठता है, सब पीटी करते, ड्रेसिंग रूम में जाते। ये चेंज उनको सही समझ में नहीं आया। दूसरा, उनको मोबाइल वो दिन में मांग रहे हैं कि शाम को मिल जाए। हम सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मोबाइल दे देते। पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते कि उनको दिन भर बनावट दिया जाए। और ये सब उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मॉब इकट्ठा हो गया, हो सकता है नहीं सेटिस्फाई हो पाए। तो मैंने कल से उनको कहते भाई तुम्हारे लिए कंपल्सरी नहीं है घूमना। नैन्सी कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था मेरे लिए कि हम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएँ। तो हम आए थे, लड़कियों से बात करी तो उनकी कुछ मांगें थी। उस संबंध में जो यहाँ के एमडी साहब थे और फैकल्टी थी उनको बात कराई और वहाँ पे दोनों को आपस में बात करा दी थी, जहाँ पर एमडी साहब ने कुछ मांगे थी, उनकी मांगी हैं और फिर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।